हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रकांत गीतांजलि ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मानचित्रों का अध्ययन विश्व भूगोल में एक टॉपिक हम लेते हैं जिसका एक नाम दे रहे हैं हम कि मानचित्रों का अध्ययन। यह ज़्यादा डिटेल तो होगा नहीं, लेकिन आप सभी का जियोग्राफी के प्रति रुचि बनाने के लिए ये हमारा पहला प्रयास रहेगा, जिसमें आज हम दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसका हम छोटा सा मैप देख लेते हैं। ये तो कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो पहले हम जानेंगे कि उत्तर में है पनामा नहर, इसके सबसे दक्षिणतम भाग में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। इसके हम पश्चिम की ओर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और इस तरफ की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अगर हम इसमें कुल देशों की बात करें कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, तो यहाँ पे कुल देशों की संख्या जो है कुल 13 देश शामिल है ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका ब्राज़ील। बहुत फेमस है ब्राज़ील, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है ना। जिसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। तो हम ब्राज़ील को मैप में देखते हैं एक बार। यह ब्राज़ील, तो लगभग इतना स्थान घेरा हुआ है ब्राज़ील, और यह सबसे बड़ा देश है 13 देशों में सबसे बड़ा ब्राज़ील। ब्राज़ील के ऊपर हम देखेंगे तो ये है, यहाँ पे 3 देश आएंगे आपके, जिसमें इसको बोलेंगे हम लोग गुयाना। यह है आपका सूरीनामा, यह है आपका फ्रेंच गुयाना। तो 3 देश यहाँ पे हो गए। इसके बाद गुयाना के बाजू में ये जो दिख रहा है, ये है आपका कोलंबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाजू में कोलंबिया के बाजू में यहाँ पे यह है आपका इक्वाडोर। इस साइड से अपन देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं उरुग्वे। यहाँ पे देखेंगे यह है आपका पराग्वे। यह है आपका बोल्विया, BOL, बोल्विया। यह है आपका पेरू। ये किनारे ये वाला एरिया है आपका चिली, और ये है आपका अर्जेंटीना। तो यहाँ पे हम कुल देशों की संख्या जो देखते हैं, तो कुल देशों की संख्या पूरा सबको मिलाकर 13 है। कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई।
और इन 13 में आप देखेंगे कि अधिकांश देशों के साथ ब्राज़ील जो है वो सीमा रेखा बनाता है। अधिकांश देशों के साथ ब्राज़ील क्या करता है, सीमा रेखा बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंच गुयाना, सुरीनामा, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, सिर्फ इक्वाडोर को छोड़कर और चिली को छोड़कर, अर्थात 13 देशों में से खुद ब्राज़ील एक हो गया, बच गए 12 में से 2 को छोड़कर, अर्थात 10 देशों के साथ ब्राज़ील जो है वो सीमा रेखा बनाता है। यदि आप तट की बात करें तो अधिकांश देश आपको ऐसे दिखाई देंगे इसमें जिनके पास समुद्री सीमा है, समुद्री तट है ना, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो वो 2 के नाम आपको दिख रहे होंगे अलग से, बोलिविया और पराग्वे। ये 2 देश ऐसे हैं जिसके पास समुद्री तट नहीं है। कौन कौन से हैं आपके? बोलिविया और पराग्वे। स्थल रुद्र बोल सकते हैं, है ना, भूअवस्थित देश जिनके पास समुद्री सीमा नहीं है। यदि सबसे बड़ा समुद्री सीमा की बात करें तो सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला जो देश है वो भी कौन सा है आपका? ब्राज़ील है। तो ये तो हो गया देश की बात। अब इसमें हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें परीक्षा या एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करना है। तो पनामा नहर के नीचे से एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला प्रारंभ होती है जो पूरे चिली के सीमा रेखा को घेरता हुआ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ तक टेरा डेल फ्यूगे द्वीप तक ऐसे फैला हुआ है। इस लंबी पर्वत श्रृंखला को हम लोग कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। क्या कहते हैं? एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपका एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप देखेंगे एंडीज पर्वतमाला, है ना, हिमालय, यदि उत्तर से दक्षिण, विश्व की 3 सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। लेकिन आप हिमालय की स्थिति देखेंगे तो हिमालय आपको पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देगा। तो यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे हिमालय। लेकिन सिर्फ यदि पूछता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका आंसर हुआ एंडीज। एंडीज पर्वतमाला में चिली जो देख रहे हैं, चिली में यहाँ पे इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, अर्थात एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछा जाए आपको तो वो चिली में स्थित है और नाम है माउंट एकांकागुआ। इसी पर्वत श्रृंखला में अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे इक्वाडोर में, तो यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। क्या है? माउंट कोटोपैक्सी है। ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है? आपका इक्वाडोर में स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी यदि आपको पूछा जाए तो वो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है। और माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। पेरू, पराग्वे और बोलिविया, ये दोनों की सीमा रेखा पर एक झील है। इस झील का नाम है टिटिकाका झील। इस झील का भी खासियत बता रहा हूं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। कौन सा झील? नौकागम्य। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील यदि पूछा जाए, है ना, नौकागम्य झील पूछा जाए तो वो है टिटिकाका झील, जो पर्यटक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो वो तिब्बत में स्थित है, थिसोसिक्रू। पर ये नौकागम्य नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाई पर नौकागम्य झील को स्थापित करना, टिटिकाका में नाव चलाया जाता है, पर्यटक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माउंट थिसोसिक्रू
झील जो है टिसोसिगुरु वो कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो ये टिटिकाका झील यहीं से दुनिया की सबसे चौड़ी नदी निकलती है, जिसको हम लोग अमेजन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमेजन नाम से जानते हैं, जो टिटिकाका झील से ही निकलकर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा में अपना मुहाना बनाता है ना। एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाता है, तो वो कौन सी नदी है? अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी एकदम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ही अपना मुहाना बनाती है। और अमेज़न नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यदि लंबी नदी का बात कीजिए तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न है। अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं गुयाना का पठार। ये वाला हो गया आपका गुयाना का पठार। नीचे हो गया आपका ब्राज़ील का पठार, और इस तरफ आप पूरा पर्वत को देख रहे हो, एंडीज पर्वतमाला को। तो ये एक बेसिन की तरह हो गया, मतलब तीन तरह से पूरा क्या हुआ है? घिरा हुआ है, उठा हुआ है, और बीच में तो सबसे बड़ा बेसिन यदि आपसे पूछा जाए तो अमेज़न बेसिन ही सबसे बड़ा बेसिन है नदी क्षेत्रों में। यदि नदी तंत्र की बात करें पूरे विश्व में, तो अमेज़न नदी तंत्र का जो क्षेत्रफल है ना, वो सबसे ज़्यादा है। यदि आपको सहायक नदियों में पूछा जाए, विश्व में सर्वाधिक सहायक नदियों वाला नदी, तो वो भी अमेज़न है। अमेज़न की लगभग 1100 से भी अधिक सहायक नदियाँ हैं, है ना, जिनका नाम याद कर पाना लगभग मुश्किल है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं जब डिटेल पढ़ाऊँगा इसका तो बताऊँगा। जैसे कि यहाँ से है ना, पौरुष, मदिरा, इस टाइप की राइट साइड से आने वाली नदियाँ, उत्तर से या दक्षिण से आने वाली नदियाँ, ऐसा इसका डिटेल बताऊँगा मैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो अभी आपको याद रखना है कि अमेज़न नदी जो है वो कहाँ से निकलता है? टिटिकाका झील से निकलता है। टिटिकाका झील के बारे में मैंने बताया कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक नौकागम्य झील है। अमेज़न का एक और खासियत बताता हूँ कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो अमेज़न का है। कारण क्या है कि विश्व में साल भर सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत यदि किसी रेखा पर पड़ता है तो वो है आपका विषुवत रेखा। अर्थात यहाँ पे साल भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात है। तो तापमान अधिक होने की वजह से अटलांटिक महासागर का पानी गर्म होकर वाष्प बन के पश्चिम की ओर प्रवेश करता है अमेज़न घाटी में, और एंडीज पर्वतमाला से टकरा कर यहाँ पे साल भर वर्षा होती है। तो इक्वाडोर की राजधानी जो है क्विटो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, और साल भर यहाँ पे बसंत का मौसम रहता है, साल भर वर्षा होता है ना। ऐसे बहुत सारे जगह हैं ऊंचाई पे जहाँ पे वर्षा तो होता है लेकिन साल भर नहीं होता। शीत ऋतु में वहाँ पे हिमपात होने लग जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, साल भर वर्षा होता है। साल भर वर्षा होने के कारण अमेज़न नदी का जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए इनकी 11 सहायक नदियाँ इनसे मिलती हैं, 1100 से भी अधिक। तो सबसे चौड़ा नदी भी यही बन जाता है। अब साल भर वर्षा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में जो वन पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा घना वन होगा। तो विश्व का सबसे घना वन है वो है सिल्वास, जो कि अमेज़न के आसपास का क्षेत्र है ना। सर्वाधिक घने वन कहाँ पे मिलेंगे? अमेज़न में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे घने जंगलों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है मोहगनी का वृक्ष। और मोहगनी के वृक्ष का एक खासियत है कि ये नीचे से बड़ा होते होते काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। ऊंचाई में जाने के बाद इसके पत्ते जो हैं वो काफ़ी चौड़े हो जाते हैं। पत्ते चौड़े होने के बाद सूर्य का प्रकाश जो है वो नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाता। पत्ते क्या कर देते हैं? सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह रोक देते हैं, और यहीं से वाष्पीकरण की क्रिया होकर वर्षा जो है बार बार इस क्षेत्र में होने लगता है। इससे जो छोटे पौधे हैं, जो पेड़ मोहगनी वृक्ष के नीचे जो छोटे पौधे हैं, उसको जीवन जीने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है मोहगनी के वृक्षों से। तो एक नार जैसा एक सहारा लेते हुए मोहगनी को वृक्ष को लपेटता हुआ मोहगनी के टॉप पर पहुंच जाता है सूर्य प्रकाश लेने के लिए। वो जाते जाते मोहगनी के वृक्ष को इतना कष्ट डालता है कि मोहगनी का वृक्ष जो है वो पानी नीचे तक, जड़ से नीचे तक खींच ही नहीं पाता ऊपर तक, और वो सूख के एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सघन वन है। तो ऐसा जगह जो है वो जीवन जीने की प्रत्याशा यदि कहीं सर्वाधिक है विश्व में तो वो कहाँ पे है? अमेज़न घाटी पे है ना। और जीवन जीने की प्रत्याशा सबसे ज़्यादा अधिक है
तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है वो अमेज़न है। जैसे जैव विविधता में आपने सुना होगा एनाकोंडा, है ना, सुन के ही डर लग जाता है। ऐसे जो जीव हैं वो अमेज़न की घाटी में पाया जाता है ना। कहाँ पे पाया जाता है? अमेज़न घाटी में पाया जाता है। अब इसी सेलवास के वन से महोगनी के वृक्ष की एक खासियत है कि सबसे ज़्यादा रबर, प्राकृतिक रबर जो उत्पादन होता है वो महोगनी के वृक्ष से होता है। तो विश्व में सबसे पहले रबर की खोज जो हुई वो अमेज़न घाटी से हुई। तो मनोज एक नदी बंदरगाह है जो सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अंतरतम बंदरगाह है मतलब कि सीमा रेखा में यदि सबसे अंदर कोई बंदरगाह है तो वो है मनोज। अब क्या होता है कि अमेज़न की चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, तो स्वीप वगैरह जो है ना, वो बड़ी आसानी के साथ ब्राज़ील के अंतरतम क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से फिर वो अपना रबर लेके बाहर जहाँ भी सप्लाई करना है उसके लिए निकल। तो सबसे अंतरतम बंदरगाह मनोज, ठीक है। ये याद हो गया कि यहाँ पे क्या है, एकदम सघन वन है। तो जैसे कि आप जानते हैं विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र। इसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंध, इसके नीचे आएंगे तो उपोष्ण, इसके बाहर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध प्रारंभ होता है। तो ये जो सेलवास घास का मैदान है ना, तो यहाँ पे इसके बाहर 10 डिग्री के बाहर यहाँ पे कंपोस कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, कंपोस का मैदान बोलते हैं। और अर्जेंटीना की तरफ आप आगे आएंगे तो यहाँ पे है पंपास। तो ये नीचे आ गए, रेखा से काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो ये शीतोष्ण हरे मुलायम घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं? पंपास में मिलते हैं। अब मैं इधर की बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि फ्रेंच गुयाना में कोरू एक प्रक्षेपण केंद्र है। कोरू एक प्रक्षेपण केंद्र है ना, जहाँ से यूरोप भी अपने मुख्य प्रक्षेपण कहाँ से करते हैं? कोरू से करते हैं। कोरू से 23 मिनट में, है ना, 23 मिनट में दिल्ली के ऊपर भारत के भी प्रक्षेपण यार्ड लॉन्च किए जाते हैं, जिसको, है ना, हासन नामक एक स्थान में बैठकर कंट्रोल किया जाता है। तो कोरू ये याद रखेंगे। वेनेजुएला में एक झील है यहाँ पे, इस झील को बोलते हैं माराकैबो झील। इस झील को बोलते हैं माराकैबो झील। माराकैबो झील इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो उत्पादन तो नहीं होता अभी वर्तमान में, लेकिन भंडारण की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार माराकैबो झील के आसपास है। माराकैबो झील वेनेजुएला में स्थित है और यहीं पे आपका एंजील जलप्रपात ओरिनुको नदी में क्या है? यहाँ पे एंजील जलप्रपात है, ठीक है। अब देखो, पश्चिम से पूर्व से जो मानसूनी हवाएं हैं, है ना, व्यापारिक पवने जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से प्रवेश करता है और एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी हिस्से पर टकरा के भयंकर वर्षा करता है इस किनारे पर। लेकिन जैसे ही आप पर्वत के इस तरफ देखोगे, है ना, पर्वत के इस छोर पर आओगे, पश्चिमी छोर पर, तो एकदम सूखाग्रस्त है। ये वाला क्षेत्र एकदम सूखाग्रस्त पड़ा हुआ है। इसलिए चिली पर सबसे बड़ा रेगिस्तान का निर्माण हो गया इस वाले क्षेत्र पर, जिसको हम लोग आटाकामा का मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? आटाकामा का मरुस्थल नाम से जानते हैं। और आटाकामा के मरुस्थल में अरिका एक जगह है जो विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान है, शुष्क स्थान है ना। हुआ क्या, इधर पे चलती है पेरू की ठंडी जलधाराएं। आपको मैं विश्व भूगोल में पढ़ाऊंगा कि हमेशा किसी भी महाद्वीप को आप पढ़ेंगे तो उसके पश्चिमी हिस्से पर ठंडी हवाएं, ठंडी जलधाराएं मिलेंगी और पूर्वी हिस्से पर आपको व्यापारिक पवनें मिलेंगी, है ना। तो इस तरफ हमेशा रेगिस्तान का निर्माण आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये पूरा आटाकामा का मरुस्थल है चिली के आधे हिस्से पर, जिसमें से अरिका एक जगह है और यहीं पे एक स्थान है चुकीकमाता। विश्व में सर्वाधिक चांदी का भंडार
यदि कहीं पे है तो वो चिली के पास है ना। स्थान है चुकी का माता। और यदि चांदी है तो चांदी के साथ आपको पता है कि कौन सा खनिज पदार्थ साथ साथ पाया जाता है। चांदी है तो जस्ता आपको मिलेगा ही, लेकिन चांदी सर्वाधिक मात्रा में यदि कहीं मिलता है तो वो चिली के पास है। अब इस वाले हिस्से को आप देखोगे चिली के, तो किसी रबर को जैसे हम ऐसा करेंगे, पूरा जोर लगा देंगे तो वो ऐसा फट 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 जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से ऐसा फटा हुआ है और बीच बीच में खूब सारे द्वीप हैं। मतलब आप प्रशांत महासागर से यदि नाव लेके यहाँ प्रवेश कर गए, है ना, तो ऐसा लगेगा कि आप भूल भुलैया में आ गए, है ना। ऐसी जगह को या ऐसे झील को हम लोग फियोर्ड झील के नाम से जानते हैं, है ना, जो विश्व में इसके अलावा, चिली के अलावा सिर्फ नॉर्वे के पास है ना। फ्योर्ड झील किसके पास है? विश्व में नॉर्वे के पास है, एक चिली के पास है, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा। अब दक्षिण में आप जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप देख रहे हो, ये मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि, यहाँ पे है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि के द्वारा अलग है ना। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। अब इसकी ये खास बात है कि टेरा डेल फ्यूगो, ये दिल जैसा दिख रहा है, डिल है ना, टेरा डिल फ्यूगो द्वीप, इसके पूर्वी हिस्से पर अर्जेंटीना का अधिकार है और इसके पश्चिमी हिस्से पर चिली का अधिकार है। पूर्वी हिस्से पर अर्जेंटीना का अधिकार है और पश्चिमी हिस्से पर अर्जेंटीना का, और पूर्वी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से पर चिली का, पूर्वी हिस्से पर अर्जेंटीना का अधिकार है। ये यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ऐसा इधर वाला क्षेत्र अर्जेंटीना का, इधर वाला क्षेत्र आपका चिली का। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक और द्वीप, ये है आपका, ये वाला जो द्वीप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फाल्कलैंड द्वीप। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग फाल्कलैंड द्वीप कहते हैं। वास्तव में फाल्कलैंड द्वीप अर्जेंटीना के पास है, लेकिन अभी यहाँ पे जो अधिकार है फाल्कलैंड द्वीप में, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। किसमें? फाल्कलैंड द्वीप में। तो आपने मेरे साथ अभी जाना, है ना, कुछ बातों को जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ ये मानचित्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी रुचिकर तथ्य छुपे हुए हैं, जिसको मैं अपने सेकेंड लेक्चर पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए था, ताकि मानचित्र से आप एक बार रूबरू हो जाएं। इसके बाद जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आपको मध्य अमेरिका, पनामा, जिसके पास 7 देश हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन होता है ना। यहाँ पे दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।